सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जाम गुरुजी। आज हम सेकंड निचोड़ वाला पार्ट का पेपर नंबर सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर भी हमारे 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन रहेंगे, जैसे हमने पहले पार्ट में डिस्कस किए थे। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर। क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर विद रिस्पेक्ट टू सीजनिंग। जो सीजनिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग टिम्बर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है नॉन रिफैक्ट्री टिम्बर। रिफैक्ट्री आपको पता है कि यहाँ पर जो होता है कि हाई टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर नॉन रिफैक्ट्री है, तो इस केसेस में जो आते हैं हमारे दियोदार आता है एंड सिमूल आता है। जो सिमूल टिम्बर होता है वो आता है। यहाँ पे थोड़ी सी फोटो जो है क्लियर नहीं आई है। अगला देखिए मॉडरेट रिफैक्ट्री टिम्बर। इसमें क्या आता है, मैंगो आता है, रोज वुड आता है एंड सिस्को आता है, एंटीक वुड आता है। हाई रिफैक्ट्री वुड की अगर आप बात करेंगे, एक्सिल आता है एंड यहाँ पे थोड़ा सा साल आता है, इसको याद रखिए। बाकी ये उतना क्लियर नहीं आ रहा है तो इसको भूल जाइए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, अमाउंट ऑफ परसेंटेज फॉर टेंडर वैल्यू के लिए। तो देखिए, सबसे पहले जो पॉइंट है EMD। EMD क्या होता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ये 2% होता है टेंडर की वैल्यू का। टेंडर की वैल्यू मान के चलो कि 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख का 2% जो होगा वो होता है EMD। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होता है, 10% होता है। टूल एंड प्लांट 1 से 1.5%। एनुअल रिपेयर, कोई स्ट्रक्चर है आपने बना दिया है, सालाना जो उसकी रिपेयर होती है उस पर 1.5% का खर्च आता है टेंडर कॉस्ट की। सैनिटरी वर्क हो गया और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन वर्क हो गया, दोनों के लिए 8% होता है। दोनों के लिए सॉरी, सैनिटरी जो वर्क होता है उसके लिए भी 8% और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन वर्क के लिए भी 8%। ऐसा मत सोचिए कि दोनों को मिलाकर 8% बनता है। सैनिटरी वर्क के लिए 8% अलग से होगा, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 8% अलग से होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टोटल स्टेशन है। टोटल स्टेशन जो होता है कॉम्बिनेशन होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का बना होता है। इलेक्ट्रॉनिक थ्रेडोलाइट का बना हुआ होता है प्लस EDM, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये टोटल स्टेशन। अब ये किसको मेजर कर सकता है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल को। हमारा थ्रेडोलाइट भी भाई हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल को मेजर कर सकता है, लेकिन ये टोटल स्टेशन भी कर सकता है। एंड टोटल स्टेशन जो होता है एक डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को ये मेजर कर सकता है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल एंगल को मेजर करता है ये, लेकिन ये पॉइंट की डिस्टेंस भी मेजर कर सकता है। एंड एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको भी मेजर कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, प्रेंडिल्स यूनिवर्सल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन जो होती है वो वैलिड होती है बोथ स्मूथ एंड रफ पाइप के लिए। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड यूज्ड फॉर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टर्बुलेंट के लिए फ्लो इन पाइप। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है प्रेंडल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप के लिए वैलिड होती है। अगले पॉइंट देखिए यहाँ पर, यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में तो ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हो सकता है कि आपको इन दोनों से भी क्वेश्चन पूछ जाए। यंग मॉडुलस सॉफ्ट रबर का कितना होता है, 10 होता है। डायमंड का 1200 GPa होता है, गीगा पास्कल। स्टील का तो अब पता ही है सभी को। एडमिक्सचर एंड देयर फंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम 4 या 5 आपके लिए एडमिक्सचर लेके आए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास दिया गया है प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर का एक और नाम है जिसको आप वाटर रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। एंड ये क्या करता है, परमिट द रिडक्शन इन वाटर सीमेंट रेशियो एट द सेम वर्केबिलिटी। सेम वर्केबिलिटी पर आपको ये वाटर सीमेंट रेशियो में थोड़ी सी रिडक्शन की परमिशन देता है और इंश्योर हायर वर्केबिलिटी आपको देता है। जो प्लास्टिसाइजर होते हैं वो हो गया कैल्शियम लिग्नोसल्फोनेट होते हैं एंड पॉलीग्लाइको ईटर एंड कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोक्सिलेटेड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे पास क्या हो गए, प्लास्टिसाइजर के एग्जाम्पल हो गए। ये सारे आप याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में इनको लेकर क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद सुपर प्लास्टिसाइजर हो गया। ये जितने भी हैं भाई कंक्रीट के लिए हम यूज करते हैं, ना किसी और के लिए। कंक्रीट की बात हो रही है। तो देखिए सुपर प्लास्टिसाइजर,
तो सुपर प्लास्टिसाइजर जो होता है हाई रेंज वाटर रिड्यूसर के नाम से आप इसको जानते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि मॉडिफाइड लिग्नोसल्फोनेट हो गया एंड सल्फोनेटेड मेलामी एंड इसको जो आप एस एम एफ के नाम से जाते हैं, एस एम एफ, और एक होता है एस एन एफ। ये देखिए एस एन एफ, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद रिटार्डर हो गया। रिटार्डर तो आपको पता है कि क्या होता है, शुगर हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया एंड टार्टेनिक एसिड हो गया एंड कैल्शियम सल्फेट, ये हो गए हमारे कंक्रीट के लिए रिटार्डर। उसके बाद एक्सलेटर हो गया, इंक्रीज द रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके एग्जांपल ये वाले हो गए। कैल्शियम क्लोराइड हो गया, सिलिकेट हो गया कैल्शियम एंड फ्लोसी सिलिकेट हो गया, फ्लू सिलिकेट हो गया। तो ये एग्जांपल है एक्सीलेटर के। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई एलाइट का दूसरा नाम क्या है, ब्लाइट का क्या है, सिलाइट का क्या है एंड फिलाइट का क्या है। तो एलाइट का देखिए ट्रीकैल्शियम सिलिकेट है, ब्लाइट का डाइकैल्शियम सिलिकेट एंड सिलाइट का ट्रीकैल्शियम सिलिकेट एंड फिलाइट का टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट है। अब इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ये भी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। आपको पता है कि ट्री कैल्शियम सिलिकेट क्या देता है, ये बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल होता है। इसका परसेंटेज अप्रोक्सीमेट 40 से 50% का परसेंटेज आपको देखने को मिलता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपको कौन देता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट। मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन ये आपको देता है, ये पानी के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर देता है एल्यूमिना जो होता है। एंड इसमें तो पोर सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है, आपको पता ही है। एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन भी हमने यहाँ पे दिया गया है कि भाई किसका कितना होता है, 500, 260, 865 एंड 420। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एरर ड्यू टू। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भाई एरर ड्यू टू सैग करेक्शन। सैग करेक्शन के लिए ऐसे पूछा गया था, सैग करेक्शन इज ऑलवेज। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है कि भाई सैग करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव सबट्रैक्टिव। तो इस तरह से एग्जाम में आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछा गया है। तो एरर ड्यू टू, जैसे कि एरर आ रहा है स्लोप की वजह से, तो वो पॉजिटिव होता है। स्लोप एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्लोप करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, सैग एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सैग करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। रॉन्ग एरर, रॉन्ग अलाइनमेंट एरर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। रॉन्ग अलाइनमेंट करेक्शन जो होती है वो ऑलवेज नेगेटिव होती है। तो ये एरर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए हमने ये तीनों ही आपके लिए ऐड किए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन जो है सैग क्वेश्चन से पूछा गया है कि सैग एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सैग करेक्शन इज ऑलवेज सबट्रैक्टिव यानी कि नेगेटिव। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पूछा गया कि फर्स्ट परफॉर्म फर्स्ट। जब भी प्लेन टेबल सर्वेइंग की बात करेंगे आप, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं उसमें, तो सबसे पहले आप प्लेन टेबल सर्वेइंग में लेबलिंग करते हैं, फिर सेंटरिंग, फिर ओरिएंटेशन। ऐसे ही डंप लेबल, थ्रेडोलाइट या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस की जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी बात करेंगे, तो उसमें आप सबसे पहले सेंटरिंग करते हैं। डंपी लेबल हो गया, थ्रेडोलाइट हो गया या फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट हो गया, उनके लिए आप सेंटरिंग करते हैं। लेकिन प्लेन टेबल सर्विंग में सबसे पहले आप लेबलिंग करते हैं। भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये पूछा गया है कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। क्वार्टरसाइट की कॉमन है, कैल्साइट की कॉमन है, डोलोमाइट, जो ब्रिक्स जो हमारे पास रॉक होती है, ब्रिक्स नहीं सॉरी, रॉक जो होती है उसकी कॉमन होती है 2.4 से लेकर 2.6 मोस्ट ऑफ द सॉइल की इतनी ही होती है। जैसे कि ग्लास, मार्बल, ये आपको याद करनी पड़ेगी कि भाई ग्लास की कितनी होती है, सिलिका ग्लास ग्लास की कितनी होती है। और ये रॉक जो है उसका आप तुक्का भी लगा सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि एग्जाम में तुक्के वाली ही अभी तक पूछी गई है और आगे हो सकता है कि आपको तुक्के वाली ना पूछी जाए। अब यहाँ पे देखिए
भाई मैक्सिमम अलाउएबल लॉस एंगल एब्रेशन वैल्यू जो होती है, ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी, लेकिन थोड़ी सी वहाँ पे अलग थी, यहाँ पर अलग है। जैसे कि देखिए, हाई क्वालिटी सरफेस कोर्स जो होता है, हाई क्वालिटी सरफेस कोर्स जो होता है उसके लिए 30% होती है। बिटुमिनस कंक्रीट जो होता है उसके लिए 35 होती है। वाटर बाउंड मैकाडैम बेस कोर्स के लिए 40% होता है। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है लॉस एंगल एब्रेशन की वैल्यू के लिए। अब उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं टॉलरेंस जो होती है किसके लिए, ब्रिक के मोल्ड जो होता है, ब्रिक का जो मोल्ड होता है उसके लिए टॉलरेंस कितनी होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब टॉलरेंस हो गया या फिर ब्रिक की जो डिमेंशन होती है, उन सभी की एक्यूरेंसी की अगर आप बात करेंगे तो हमारे इस आईएस कोड में आता है। ये आप याद कर लीजिए, 1077 आईएस कोड है। जब भी आप टॉलरेंस की बात करते हैं तो आप ब्रिक्स जो लेते हैं वो 20 ब्रिक्स लेते हैं, या फिर डिमेंशन टेस्ट आप करेंगे तो तब भी आपको 20 ब्रिक्स ही लेनी पड़ेगी। अगर आप विड्थ जो होती है चौड़ाई की बात करेंगे ब्रिक के मोल्ड की, तो प्लस माइनस 3 mm होना चाहिए। यानी कि 3 mm ज़्यादा हो जाए, 3 mm कम हो जाए चौड़ाई के लिए चलेगा, इतनी आप टॉलरेंस झेल सकते हैं। लेंथ की बात करेंगे प्लस माइनस 6 mm हो गया। अब यहाँ पे मोल्ड की बात हमने की, अब यहाँ पे हम डिमेंशन की बात कर लेते हैं। जो डिमेंशन जो होती है उसकी एक्यूरेंसी की बात कर लेते हैं कि टॉलरेंस जो होती है उसकी कितनी होती है। तो देखिए, लेंथ जो होती है उसके लिए प्लस माइनस 80 mm होती है, ब्रेड्थ के लिए प्लस माइनस 40 mm होती है, हाइट के लिए प्लस माइनस जो होती है वो 40 mm ही होती है। तब ये सोच रहे होंगे कि भाई इतनी सारी हमारी ब्रिक्स जो होती है तो 19 सेंटीमीटर की होती है, 19 यानी कि यहाँ पे 80 दिया गया है तो 8 सेंटीमीटर हो गया, तो बाकी तो हमारे पास 11 सेंटीमीटर, इतनी छोटी ब्रिक होती है। तो नहीं भैया, ऐसा नहीं है। जब भी आप जो टॉलरेंस लिमिट की बात करते हैं तो उसमें आप 20 ब्रिक्स लेते हैं, तो 20 ब्रिक्स जो होती है उसकी लेंथ आप मिलाएंगे 20 × 90 भी आप अगर करते हैं 9×18 3300 आपका बनता है, और सेंटीमीटर 380 बनता है। 380 368 से लेकर 392 इसके बीच में होनी चाहिए टॉलरेंस जो होती है, इतनी होनी चाहिए। कहने का मीनिंग है भाई प्लस 80 mm कम होना चाहिए, और 80 mm ज़्यादा भी हो सकता है। तो इतनी टॉलरेंस होती है, ब्रेड्थ के लिए इतनी होती है और हाइट के लिए भी इतनी ही होती है। एग्जाम में इसको लेकर क्वेश्चन जो है पूछा गया है, आपको पता होना जरूरी है। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर बता लिया, 20 ब्रिक्स की आप लेते हैं तो 20 ब्रिक्स की जो होती है उसकी इतनी निकलनी चाहिए लेंथ के लिए टॉलरेंस, और ब्रेड्थ के लिए इतनी होनी चाहिए, एंड हाइट के लिए भी इतनी ही होनी चाहिए। अब उसके बाद देखिए परसेंटेज रेजिडुअल बाय वेट। ओपीसी के लिए 10% होता है, रैपिड हार्डनिंग के लिए 5%, पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट के लिए 5%, ये दोनों चीज़ें कॉमन है। अब अगला पॉइंट देखिए, प्लास्टिसिटी इंडेक्स वैल्यू फॉर सॉइल के लिए। प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू जो होती है सॉइल के लिए, जैसे कि ग्रेवल हो गया, हमारा सैंड हो गया, दोनों में कितनी होती है, नील होती है, बिल्कुल जीरो होती है प्लास्टिसिटी। अगर आप सिल्ट की बात करेंगे, सिल्ट के लिए 10 से 15 होती है। एक होती है सिल्ट, सिल्ट के लिए 7 होती है, एंड एक 7 से 17 के बीच में होती है, इनकी सिल्टी सैंड होता है, सिल्टी क्ले होती है, उसके लिए 7 से 17 होती है। आपने देखा होगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है वहाँ पर सबसे जो नील होती है, लीस्ट नील जो होती है वो सैंड के लिए होती है, फिर सिल्ट के लिए होती है 7, फिर 7 से 17 होती है सिल्टी क्ले के लिए होती है, और सबसे ज़्यादा 17 से ज़्यादा जो होती है वो क्ले के लिए होती है। तो ऐसा आपने इंडेक्स देखा होगा। तो सिल्ट के लिए 10 से 15 कॉमन चीज़ है, एंड एल्यूमिनियम सॉइल जो होता है, एल्यूमिनियम क्ले जो हो गया, जैसे कि हमारे पास क्ले हो गया, उसके लिए 15 से 100 होती है, यानी कि क्ले के लिए 17 से ज़्यादा होती है लेकिन 100 तक ही होती है। लेकिन ब्लैक कॉटन सॉइल जो होता है उसके लिए 100 से 250 तक होती है हमारी प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए लिक्विड लिमिट जो होती है इज इंक्रीज होगी, लिक्विड लिमिट हमारी बढ़ेगी तो कंप्रेशन इंडेक्स भी बढ़ता है भाई, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कंप्रेशन इंडेक्स जो होता है सॉइल के लिए, जैसे कि हमारा जो डिस्टर्ब सॉइल होता है,
डिस्टर्ब सॉइल के लिए ये फॉर्मूला होता है फाइंड आउट करने का, 0.207 WL माइनस 10। लेकिन अनडिस्टर्ब सॉइल जो होता है उसके लिए 0.209 WL माइनस 10 ये फॉर्मूला होता है कंप्रेशन इंडेक्स को फाइंड आउट करने का। तो ये दोनों चीज़ें आप याद कर लीजिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर जो होता है उसकी हम यहाँ पे पूरी ही थ्योरी निकालते हैं कि भाई क्या क्या है इसमें। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई जो प्री स्ट्रेस होता है, ये वैसे हमने आईएस कोड नहीं लिखा है शायद, हाँ ये वाला आईएस कोड इससे रिलेट करता है। तो भाई यहाँ पर जो हाई ग्रेड यूज किया जाता है, हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज किया जाता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर जो होता है। जैसे कि प्री स्ट्रेस्ड मेंबर के लिए 40 होता है, पोस्ट के लिए M30 होता है, M40 एंड M30 कॉमन चीज़ है, सभी को पता है। वाटर सीमेंट रेशो आप यूज करते हैं, लेस यूज करते हैं, लेकिन क्या रहता है 0.45, 0.45 वाटर सीमेंट रेशो रहता है। लेस होता है तो भाई हम इसको ही यूज करते हैं। श्रिंकेज क्रैक जो होता है वो भी कम आपको देखने को मिलता है, क्रीप वो भी कम आपको देखने को मिलता है, लॉस ऑफ स्ट्रेस इन स्टील वो भी कम ही आपको देखने को मिलता है, स्लम्प वैल्यू जो होती है वो 75 mm की होती है। ये सारी चीज़ें प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर के लिए है। तो बहुत ही आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा जानकारी आपको मिल गई है। तो आपको ये भाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री स्ट्रेस मेंबर जो होता है ये स्पेशली मेंशन किया होता है आपके सिलेबस में कि भाई यहाँ से क्वेश्चन जो है वो हम आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। उसके बाद यहाँ पे टैकिंग रिवेट की अगर हम बात करते हैं, पिच ऑफ टैकिंग रिवेट शुड नॉट मोर देन, किसके लिए, कंप्रेशन मेंबर के लिए भाई 600 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, टेंशन मेंबर के लिए 100 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम यहाँ पे आउटस्टैंड ऑफ फ्लेंज ब्लेड की अगर बात करेंगे, शुड नॉट एक्सीड, आउटस्टैंड जो होता है फ्लेंज प्लेट के लिए शुड नॉट एक्सीड, कंप्रेशन फ्लेंज के लिए 16 टी से एक्सीड नहीं होना चाहिए, टेंशन फ्लेंज के लिए 20 टी से एक्सीड नहीं होना चाहिए। 20 टी यानी कि टी होता है वो थिकनेस होती है, कॉमन चीज़ है सभी को पता है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें कि भाई जो थिकनेस होती है लेसिंग बार के लिए, सिंगल लेसिंग के लिए ग्रेटर देन हो जी 1/40, सिंगल लेसिंग के लिए कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम में, एसएससी जेई में आपने कई बार देखा होगा और भी एग्जाम में देखा होगा 1/40 होता है। एंड डबल के लिए 1/40, 1/60 होती है, सॉरी लिखा हुआ है यहाँ पर 1/60 ऑफ लेंथ बिटवीन इनर एंड रिवेट के लिए, दोनों के लिए एक ही रहेगा। यानी कि सिंगल लेसिंग के लिए ग्रेटर देन 1/40 ऑफ लेंथ बिटवीन इनर एंड रिवेट के लिए, एंड डबल लेसिंग के लिए 1/60 ऑफ लेंथ ऑफ बिटवीन एंड रिवेट के लिए, दोनों के लिए कॉमन ही है ये। उसके बाद हमें मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस की बात करें स्टील के लिए, जैसे कि शेयर स्ट्रेस की बात करेंगे हम, एवरेज जो होता है 0.40 FY होता है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो होता है 0.45 FY होता है। कंप्रेशन की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस जो होता है कंप्रेशन के लिए वो 0.6 FY होता है, टेंशन के लिए 0.6 FY होता है। कई बार आपको यहाँ पे एक्सिल मैंने इसलिए लिखा हुआ दोनों के लिए कि एक्सिल कंप्रेशन एंड एक्सिल टेंशन, तो ये भी एग्जाम में लगा दिया जाता है, वैल्यू सेम रहेगी चाहे एक्सिल हो या फिर सिंपल कंप्रेशन टेंशन हो। उसके बाद अगर आप बेंडिंग स्ट्रेस की बात करेंगे तो 0.66 FY होता है, बेयरिंग स्ट्रेस की बात करेंगे तो 0.75 FY होता है। ये कॉमन चीज़ें हैं, सभी को पता होती है। उसके बाद हम यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ की बात करेंगे मेंबर के लिए, तो भाई ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर मैंने कैंटिलीवर लिखा हुआ है 2L, इफेक्टिव लेंथ 2L होती है। क्यों लिखा है कैंटिलीवर, क्योंकि याद करने के लिए कि भाई आपको जल्दी से याद हो जाए। जैसे कि आपको पता है कि कैंटिलीवर का एक एंड जो होता है वो फिक्स होता है, दूसरा एंड फ्री होता है। तो एक एंड जिसका फिक्स होगा दूसरा एंड फ्री होगा उसके लिए इफेक्टिव लेंथ 2L होती है, 2L होती है। सभी को पता है कि भाई कैंटिलीवर के केस में होता है, तो आपको ये याद होगा कि कैंटिलीवर के लिए भाई 2L होती है। ऐसा ही कॉन्टिन्यूस जो होता है L/2 होती है। तो कॉन्टिन्यूस का दोनों एंड जो होते हैं फिक्स होते हैं, तो जिसके दोनों एंड फिक्स हैं उसके लिए L/2 होगी। एंड नेक्स्ट वन देखिए,
जिसका वन एंड फिक्स होगा, दूसरा एंड हिंज्ड होगा। एक 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 फिक्स एक हिंज्ड, तो उसका L/√2 होता है। कॉमन चीज है। ऐसे जिसके बोथ एंड हिंज्ड हो गए उसके लिए इफेक्टिव लेंथ L होगी। तो ये चीज आप याद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने पुरलिन की पूरी ही थ्योरी लिखी हुई है कि उसकी जन कुंडली जो होती है, क्योंकि इसको लेकर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद होने जरूरी है। तो देखिए क्या क्या है यहाँ पर पॉइंट पुरलिन का। सबसे पहले यहाँ पे देखिए उसका वेट कितना होता है। पुरलिन जो होता है 8 से 15 केजी पर स्क्वायर मीटर। 8 से 15 केजी का होता है पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर का पुर्लिन होगा तो उसका वेट जो होगा 8 से 15 किलो होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पुर्लिन, दो पुर्लिन के बीच का डिस्टेंस कितनी होती है? सो वो होती है 1.5 से 3 मीटर की होती है। कॉमन चीज है, कई बार मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। डेप्थ कितनी होती है? L/45 होती है। विड्थ कितनी होती है? L/60 होती है। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट की अगर आप बात करेंगे पुर्लिन के लिए तो WL/10 होती है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात करेंगे पुर्लिन के लिए तो L/200 होती है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आप याद करिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीन जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अब यहाँ पे ये तीन जो बचे इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो आप इनको भी याद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे बैचिंग एक्यूरेंसी की अगर आप बात करेंगे, जैसे कि सीमेंट के लिए +-1 से 3 होती है, आपको ये पता होगा। एग्रीगेट के लिए +-2 से 3 होती है, इसके लिए आपको आई थिंक ये वाला पता होगा। वाटर के लिए +-1 से 3 होती है। एडमिक्सचर के लिए +-3 से लेकर 5 होती है बैचिंग एक्यूरेंसी। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, वेरी कहाँ से करती है। बाकी कॉमन चीज़ जो आपको पता है कि भाई ये सिंपल वैल्यू ये होती है, क्योंकि SSC JEE वगैरह में जितने भी बोर्ड हैं वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज फॉर FE 500 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए। FE 500 ग्रेड जो होता है स्टील की, इसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? जैसे कि यील्ड स्ट्रेस हो गया। यील्ड स्ट्रेस कितना होता है इसका? 500 न्यूटन पर mm²। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है? 545 होता है। अब यहाँ पे पूछा गया है नेक्स्ट पॉइंट में कि भाई अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस एंड YS यानी कि यील्ड स्ट्रेस का रेशियो कितना होता है। इन दोनों का रेशियो पूछा गया कि भाई कितना होता है। जैसे कि सबसे पहले ये पूछा गया अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेस तो 545 होता है, बटे में YS इनकी यील्ड स्ट्रेस 500, दोनों का रेशियो कितना होगा? 1.09। तो ये हमारे पास रेशियो होता है। वैसे 9 आता है लेकिन 8 जो है वो बुक में दिया, तो मैंने भी बुक भी आपको दे दिया। इलोंगेशन की अगर आप बात करेंगे, इलोंगेशन 12 होती है। ये प्रॉपर्टीज है FE 500 ग्रेड ऑफ स्टील की, तो ये आप लिख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगले देखिए नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन टू बी फाउंड इन बीम। नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन टू बी फाउंड इन बीम, जैसे कि रोलर सपोर्ट जो होती है, एक अगर बीम में आप रोलर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन जो होती है वो 1 होती है। हिंज्ड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तो 2 होती है। फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तो 3 होती है। तो ये कॉमन है, एग्जाम में इसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। हिंज्ड फिक्स शायद पूछा गया है। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? शेप फैक्टर, जैसे कि स्टैंडर्ड रोलर बीम के लिए कितना होता है? 1.1 से 1.2। ऐसे ही आई सेक्शन के लिए 1.1 से 1.2। तो ये दोनों के लिए कॉमन ही है। रेक्ट एंगलों के लिए देखिए 1.5 होता है, सर्कुलर के वैसे ये सारी चीज़ आपको पता होगी। यहाँ पर सिर्फ क्या है, ये है होम बस, इसका 2 होता है। डायमंड का भी 2 ही होता है। तो ये दो चीज़ें आप याद कर लीजिए, डायमंड एंड इसका।
अगला देखिए यहाँ पे मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है फॉर नंबर ऑफ स्टोरी ऑफ बिल्डिंग के लिए। तो ये हमारे पास जो स्लेंडरनेस रेशियो आता है नंबर ऑफ स्टोरी ऑफ बिल्डिंग के लिए, वो हमारे इस आईएस कोड में आता है 1905 में, 1987 में। जैसे कि हम अगर दो तक ही बिल्डिंग बनाते हैं, 2 स्टोरी की बिल्डिंग बनाते हैं, तो सीमेंट मोटार अगर आप यूज करेंगे तो उस केसेस में हमारा जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो रहेगा वो स्थायी रहेगा। अगर आप सीमेंट मोटार की जगह लाइम मोटार यूज करेंगे तो स्लेंडरनेस रेशियो ये रहेगा। अगर 2 से ज़्यादा आपके नंबर ऑफ स्टोरी है तो स्लेंडरनेस रेशियो सीमेंट के लिए स्थायी रहेगा एंड लाइम मोटार के लिए 13 रहेगा स्लेंडरनेस रेशियो। उसके बाद देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है मैसनरी मोटार के लिए। मैसनरी मोटार जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है आपको पता है कि वो 28 डेज के लिए ही ली जाती है। जैसे कि अगर आप MM2 ग्रेड की बात करेंगे तो उसकी 2 से 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। MM3 ग्रेड की बात करेंगे तो 3 से 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहेगी। अब उसके बाद देखिए मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फॉर किसके लिए, रॉकी सॉइल हो गया हमारे पास 5 से 50 सेंटीमीटर हो गया, सैंड सॉइल हो गया हमारे पास, सैंडी सॉइल हो गया, फिर सैंड सॉइल हो गया तो 80 से 100 सेंटीमीटर की होती है। क्ले के लिए 90 से 160 सेंटीमीटर की होती है। तो इन दोनों से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, हो सकता है कि आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे कि होल्ड फास्ट जो है आपको पता है कि बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है होल्ड फास्ट से। तो होल्ड फास्ट की अगर आप बात करेंगे, ईच साइड में लिखा है मैंने यहाँ पे, ईच साइड। जैसे कि अगर आप डबल लीफ का डोर प्रोवाइड करते हैं, 2 पल्ले वाला जो डोर होता है तो उसको यूज करेंगे तो एक पल्ले में 3 होल्ड फास्ट लगते हैं, तो 2 पल्ले के कितने हो गए, 6 होते हैं। तो ये आपको पता है, मैंने कई बार आपको बताया कि 6 होल्ड फास्ट लगते हैं एक डोर को। तो ईच साइड में 3 लगते हैं तो 2 ईच में 3 + 3 6 हो गए। ऐसे ही विंडो की अगर आप बात करेंगे तो 2 लगती है तो 4 विंडो के लिए होते हैं। तो ये कॉमन चीजें हैं, आपको पता होना जरूरी है। अगले पॉइंट देखिए यहाँ पे, पिच फॉर स्टेयर केसेस के लिए, पिच जो होती है स्टेयर केसेस के लिए मिनिमम 25 डिग्री, मैक्सिमम 40 डिग्री। लेकिन अगर आप मैक्सिमम पिच की बात करेंगे स्टेयर केस फॉर पब्लिक बिल्डिंग जो होती है, पब्लिक बिल्डिंग के लिए 33 डिग्री होती है। 33 डिग्री की पिच आप यूज करते हैं पब्लिक बिल्डिंग के लिए। तो फ्रेंड्स ये थी हमारा सेकंड निचोड़ वाला क्वेश्चन का पार्ट सेकंड। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।